गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एडिटेरिया का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शौनक तथा पेपलाद शाखा किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेपलाद शाखा अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्हण। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने अपनी पुस्तक राष्ट्रंगिनी में की है, और राष्ट्रंगिनी को ही पहला ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मनके बनाने वाले कारखाना का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और चनहुद्रो दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। जो 5 श्रेणी है, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी, और उसी टाइम में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में हुई थी। यह संधि अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई थी। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में समाप्त होने के बाद यह संधि होती है। आंग्ल सिख युद्ध 2 होता है, एक है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? तो 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम में यहाँ के जो है कि वायसराय थे, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये दिल्ली दरबार की किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर नया प्रांत बनाया गया था, और बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और इस सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रोहिला का युद्ध सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये युद्ध 1772 में नहीं 1774 ईस्वी में हुई थी, और ये युद्ध अवध के नवाब शाह सुजाउद्दौला और रोहिला के बीच हुआ था 1774 ईस्वी में, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला का साथ वारेन हेस्टिंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, आगा खां पैलेस। इसी आगा खां पैलेस में
महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और यह विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था। कंध विद्रोह उड़ीसा में। इस विद्रोह के नेता चक्रविसोई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए चेन्नई। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक थॉमस एडिसन है। रुधिर वर्ग के जनक यानी ब्लड ग्रुप के जनक अगर बोले तो लैंडस्टीनर हो जाएंगे। वर्गीकी का जनक लिनियस को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत, गैस और जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन ये सब आ जाता है और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये सब आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंदर व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में की गई थी, लेकिन उसके बाद VKR राव द्वारा 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया था। ये 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसमें पेंशन आंसर हो जाएगा डी। पेंशन में नहीं है। बाकी कृषि, खनन और संचार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 100% है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21। ये भी करंट अफेयर का वही क्वेश्चन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल इसमें नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? इसका हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया था। इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नए फॉर्मूले को अपना आधार बनाया था और इसी फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो। ये 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल था।
25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ये इसका आंसर डी हो जाएगा 1.8%। बजट 24-25 का थीम रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग है। बजट 24-25 में कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट है। बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% तथा राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है। भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा को। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, केंद्रीय बजट 24-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा हेतु 86,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ है 2024 में। निम्न में से रुद्रम वन क्या है? रुद्रम वन क्या है? तो एक मिसाइल है। रुद्रम वन एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, जो हवा से सतह में मार करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159 यानी कि 159 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व 24 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें एक बिहार के कर्पूरी ठाकुर साहब हैं। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव शामिल हैं। इनको भारत रत्न 2024 में दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? इसका आंसर 139 139 लोग को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है 2025 में, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, ऑपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ऑपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? सूर्य बाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 156 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है?
नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य 2028 रखा गया है और चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा से नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस पहुंचना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 2028। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिला को सरकार द्वारा 2 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्विवचन समास हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का दिया गया है। हिंदी का भी क्वेश्चन अब पूछा जाता है तो इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम के लिए समय चाहिए, ये इसका काम के लिए समय चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं, इसमें देखना कौन सा शुद्ध है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये शुद्ध है। अब 48 में देखेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डॉट जापान? खाली जगह पे क्या आएगा ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है ये बताना है। तो गॉर्जियस का अपोजिट हो जाएगा प्लेन। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस 1857 के विद्रोह के बाद ये एक्ट आया था, जिसके तहत जो है कि दोहरी प्रशासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 के लागू होने के साथ ही जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया था। अब शासन कंपनी द्वारा नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में करना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे एस.सी. मुखर्जी। अगर यहाँ पे बोलता अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी साहब थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है? न्याय रूसी क्रांति से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
इसमें 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये रूसी क्रांति से लिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 का 3। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो ये आर्टिकल 50 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकार से स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की है, जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1423। लोक लेखा समिति, इसका मैच करेंगे वित्त समिति, विभागीय समिति, स्टैंडिंग समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति हो जाएगा, और स्टॉक मार्केट संयुक्त समिति तथा समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो हम लोग को पता है कि शुरुआत में जो है कि 14 भाषा थे और अभी फिलहाल 22 भाषा हो गया है। तो इसके 3 बार संशोधन हुआ है और फिर अभी 22 भाषा है हमारे संविधान में। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि 3 बार संशोधन हुआ था, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कश्मीरी नहीं जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, ईओन। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईओन कहा जाता है। ईओन के बाद महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग और फिर काल। सबसे बड़ा ईओन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो ये शनि ग्रह हो जाएगा, जो चट्टानों से बने हुए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र मेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ये अघिल जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लद्दाख में है। बाकी काराकोरम, पीरपंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अघिल दर्रा और जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों सत्य है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। NH 44 में ही जवाहर सुरंग स्थित है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो इसमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1958, 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो नागपुर में की गई थी। इसके पांच जो है कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, अंडमान एवं निकोबार वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है। सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि 96 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। अगर राज्य बोले तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है 48। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ डेजर्ट है, जो कि गुजरात में है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है कि सबसे छोटा पिट्टी द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज। सबसे कम पाए जाने वाला तत्व है मानव शरीर में मैग्नीज, और सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इसी खोज डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, घटती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा, और परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबित में प्रक्षेपित कणों का आकार ये हो जाएगा इसका आंसर 10⁻³ से 10⁻⁻⁴। अगला क्वेश्चन है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट लोहा का अयस्क है। इसके अलावा लोहा के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट है। ये सभी लोहा के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है? तो ग्रीन विट्रियोल यानी कि हरा कशिश को रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है, और ब्लू विट्रियोल यानी नीला तोता जो है वो कॉपर सल्फेट होता है, जिसे तुतिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNG, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्टविग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। सही है या गलत? इसका आंसर हो जाएगा ए, यही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? किस कोशिका अणु को यातायात प्रबंधन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा
ये गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, जिसकी खोज कैमिनो गोल्जी जो कि इटली के वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन होता है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 19:81। इसका कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है जीवद्रव्य में वो 19:81 होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ यानी छोटा पत्ता नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा तांबा की कमी से। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आम, बैगन में लिटिल लीफ, धान में खैरा रोग ये जस्ता की वजह से होता है। इसके अलावा लीची की पत्ती जलना ये पोटासियम की कमी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं और इस संघ पोरीफेरा के शरीर पर छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। संघ पोरीफेरा के अंदर साइकस, मायोनिया, स्पंज आदि आते हैं। ये सब एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि स्पंज किस संघ में आएगा या साइकस किस संघ में आएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक किस वर्ग के प्राणी हैं? तो ये एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं और एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव वृहद आकार के फल और फूल उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन का छिड़काव कर फल और फूल के आकार को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर भी डी होगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या शून्य होगा? पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भू-अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसके कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा आंसर बी, 2 और 3 इसमें सत्य है। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 + d/f होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु
कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन में कुछ प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तन। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 से 100 के बीच मैथ का क्वेश्चन है 5, उसको भी हम लोग देख लेंगे। समांतर श्रेणी में 21, 18, 15 ... का कौन सा पद 81 होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ये मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999 की इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 98 का आंसर हो जाएगा बी। 62 किलोग्राम। 99 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 रुपीज और 100 का क्वेश्चन डी हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।